गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपको सारे नोट्स वीडियोस बुक्स वगैरह मिल गई होंगी। बेसिकली थोड़ा सा मेरे बारे में बताता हूँ। मेरा नाम पुनीत है। एमबीए का क्लासेस लेता हूँ। 2006 से पढ़ा रहा हूँ। 20 इयर्स का मेरे को एक्सपीरियंस है। वीजू, पूर्णिमा, जेईसीआरसी, आर्या, आईएलएम, आईआरएम, आईपीएस बिजनेस स्कूल सब में मैं जा रहा हूँ और एज अ गेस्ट फैकल्टी पढ़ा रहा हूँ। और इवनिंग में मेरा क्लासेस चलता है, ऑनलाइन ऑफलाइन रिकॉर्डेड, तीनों मोड पे क्लासेस चलता है। उसके अलावा एक टॉप कॉलेज है एमबीए का, आईएम अहमदाबाद, वहां मैं बच्चों को हर साल लेके जाता हूँ। मुंबई में एआई यूनिवर्सल, यहाँ पे गेस्ट पढ़ा रहा हूँ मैं। जेईसीआरसी में पढ़ा रहा हूँ, आर्या कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ। इन कॉलेजेस में मैं पढ़ा रहा हूँ। देखिए, राइटर भी हूँ। 2008 से मैंने बुक्स वगैरह लिखना स्टार्ट कर दिया था। यूट्यूब पे सारे वीडियोस मिल जाएंगे, रिकॉर्डेड लाइव लेक्चर सब कुछ मिल जाएंगे। बस एक छोटा सा इंपॉर्टेंट डिस्कशन आप लोगों से करना था। एमबीए आप कहीं से भी करें, थोड़ा सा मेरे से आप डिस्कस करके अगर आप एमबीए ज्वाइन करते हैं तो आप थोड़ा सेफर मोड में रहेंगे। उसका रीजन बताता हूँ क्यों। क्योंकि मेरे को जो एक्सपीरियंस है ना 20 इयर्स का, एमबीए में प्लेसमेंट होगा कि नहीं होगा, कॉलेजेस कैसे पढ़ाते हैं, क्या उनका प्लेसमेंट स्ट्रक्चर है, क्या इंटरनल एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन है, मेन चीज अंदर क्या चल रहा है उनके। क्योंकि मैं तो रेगुलर कॉलेजेस में जा रहा हूँ तो मेरे को पता है कौन से कॉलेज में क्या चल रहा है। तो आप मेरे से थोड़ा सा एडवाइस लेके अगर आप एडमिशन लेते हैं तो थोड़ा सा सेफर जोन में रहेंगे। बाकी आपके डिस्टेंस के ऑनलाइन के एडमिशन, मणिपाल हो गया, एमएटी हो गया, ज्ञान विहार हो गया, तो यहाँ भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो आप अगर एडमिशन लेते हैं तो प्लीज मेरे से कंसल्ट करना। हो सकता है कि मैं आपको एक बेस्ट कॉलेज बता पाऊं और एक सेफर जोन में लेके जा पाऊं। क्योंकि एडमिशन लेने के बाद बच्चों को लगता है कि यार गलत जगह चले गए। ओके, बेस्ट ऑफ लक। मेरा नंबर आपके पास है। साथ के साथ अगर आपको कोई और क्वेरी चाहिए तो मेरे को व्हाट्सअप करें या कॉल कर सकते हैं। ओके, बेस्ट ऑफ लक। इस नई गहरी चर्चा में हमारे सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक बहुत ही इंटेंस मतलब एक काफी दिलचस्प रिसर्च स्टैक का विश्लेषण करने वाले हैं। बिल्कुल। आज का हमारा विषय है द मैकेनिक्स ऑफ एलआईसी होल लाइफ एंडोमेंट प्लान्स। हम सभी के घरों में वो जानी पहचानी हरे रंग की एलआईसी की फाइलें कहीं ना कहीं जरूर रखी होती हैं। हाँ, जो हमारे पेरेंट्स बहुत संभाल कर रखते थे। एकदम सही। लेकिन आज हम किसी सेल्स ब्रोशर में लिखी मार्केटिंग की बातों को नहीं दोहराने वाले हैं। हमारा असल मकसद है इस फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के जो टेक्निकल डिटेल्स है, इसकी अंदरूनी वर्किंग और इसके गणित को डिकोड करना। और ये डिकोड करना बहुत जरूरी भी है। बिल्कुल। अक्सर लोग प्योर टर्म इंश्योरेंस और म्यूचुअल फंड्स की डिबेट में इतना उलझ जाते हैं कि इन ट्रेडिशनल प्लान्स के कोर स्ट्रक्चर को समझ ही नहीं पाते। चलिए इसे थोड़ा डिटेल में समझते हैं, ताकि बिना किसी इंफॉर्मेशन ओवरलोड के हम ये समझ सकें कि लाइफ इंश्योरेंस और सेविंग्स का ये जो ब्लेंड है ये असल में काम कैसे करता है। हाँ, और मैं बताऊंगा कि ये टॉपिक उन सभी लोगों के लिए बहुत रेलेवेंट है जो लंबे समय की फाइनेंशियल सिक्योरिटी और मतलब सेविंग्स के बीच एक ठोस बैलेंस बनाना चाहते हैं। बैलेंस बहुत जरूरी है। एकदम। लोग अक्सर सोचते हैं कि इंश्योरेंस का मतलब सिर्फ रिस्क कवर है और सेविंग्स का मतलब सिर्फ हाई रिटर्न्स। लेकिन ये जो कॉम्बिनेशन है, ये एक बिल्कुल अलग तरीके की फाइनेंशियल फिलॉसफी पर काम करता है। तो सबसे पहले इसके कोर स्ट्रक्चर से ही शुरू करते हैं, जिसे हमारे सोर्स मटेरियल में एक हाइब्रिड मॉडल कहा गया है। मैं कहूंगी कि ये होल लाइफ इंश्योरेंस और एंडोमेंट इंश्योरेंस का एक अनोखा 2 in 1 कॉम्बिनेशन है। सही कहा, 2 in 1 इसलिए क्योंकि इसमें दोनों के फीचर्स मौजूद हैं। हाँ, अब अगर हम इसे मार्केट में मौजूद प्योर टर्म प्लान से कंपेयर करें तो एक प्योर टर्म प्लान में होता क्या है? एक तय समय तक प्रीमियम दिया जाता है, मान लीजिए 60 या 65 साल की उम्र तक, और उसके बाद रिस्क कवर खत्म हो जाता है। बिल्कुल। और अगर उस दौरान पॉलिसी होल्डर सर्वाइव कर जाता है तो कोई पैसा वापस नहीं मिलता। यही सबसे बड़ा फर्क है। यहाँ इस प्लान में कवरेज ड्यूरेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल अलग है। यहाँ पॉलिसी होल्डर के पूरे जीवन काल यानी लाइफ टाइम तक कवरेज चलता है। लाइफ टाइम मतलब 100 साल की उम्र तक। हाँ, पूरी जिंदगी। और यही समझना सबसे ज्यादा जरूरी है कि इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि बेनिफिशियरीज के लिए एक लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्रोटेक्शन हमेशा बनी रहती है। ये सच में हैरानी की बात है कि कैसे एक ही प्लान पूरी जिंदगी मतलब आजीवन सिक्योरिटी दे सकता है। बिल्कुल दे सकता है। और इसी वजह से इसका जो प्रीमियम स्ट्रक्चर है वो बहुत ही अलग तरीके से डिजाइन किया जाता है। कंपनी को पता है कि आज नहीं तो कल पे आउट देना ही है। मतलब मोर्टालिटी क्लेम आने की प्रोबेबिलिटी लगभग 100% हो जाती है। एकदम। इसीलिए ऐसे एक लेवलाइज्ड प्रीमियम अप्रोच कहते हैं। शुरुआती सालों में पॉलिसी होल्डर अपने एक्चुअल मोर्टेलिटी रिस्क से थोड़ा ज्यादा प्रीमियम देना होता है, ताकि बुढ़ापे में जब रिस्क बढ़ जाए तब भी प्रीमियम कांस्टेंट रहे। तो ये एक बहुत ही सॉलिड फाउंडेशन बनाता है। और इसी फाउंडेशन पर, अगर मैं सही समझ रही हूँ, इस प्लान के 2 सबसे बड़े पिलर्स खड़े हैं।
डेथ बेनिफिट और मैच्योरिटी बेनिफिट। हाँ, तो पहले पिलर को समझते हैं। अगर कवरेज के दौरान पॉलिसी होल्डर की मृत्यु हो जाती है तो क्या होता है? उस स्थिति में नॉमिनी को डेथ बेनिफिट मिलता है, लेकिन इसमें सिर्फ सम अश्योर्ड का पैसा नहीं होता। अच्छा, तो और क्या जुड़ता है इसमें? उस सम अश्योर्ड के साथ साथ पॉलिसी की शुरुआत से लेकर उस दिन तक जितने भी अक्रूड बोनस हैं, मतलब जो बोनस जमा हुए हैं, वो भी नॉमिनी को दिए जाते हैं। मतलब समय के साथ डेथ बेनिफिट की वैल्यू फ्लैट नहीं रहती बल्कि बढ़ती रहती है। बिल्कुल बढ़ती है। लेकिन अगर पॉलिसी होल्डर पूरे टर्म तक जीवित रहे तो क्या? ये सवाल तो बहुत लोग पूछते होंगे। हाँ, और यहीं पर इसका एंडोमेंट वाला हिस्सा अपना कमाल दिखाता है। ऐसी स्थिति में पॉलिसी होल्डर को खुद मैच्योरिटी बेनिफिट मिलता है। क्या बात है! इसमें भी सम इंश्योर्ड और डिक्लेयर किए गए सारे बोनस शामिल होते हैं, जो एक काफी बड़ी लमसम रकम के रूप में मिलती है। मतलब ये तो एक आहा मोमेंट है। दोनों ही स्थितियों में, चाहे मृत्यु हो या टर्म पूरा हो जाए, पे आउट की गारंटी है। यही इसकी सबसे बड़ी खासियत है। एकदम सही। कंपनी हर हाल में एक बड़ा पे आउट देने के लिए कमिटेड है। लेकिन एक प्रैक्टिकल सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है। इस प्लान को इतने लंबे समय तक एक्टिव रखने की कीमत क्या है? कीमत है इसका रेगुलर प्रीमियम। किसी भी पॉलिसी होल्डर को यह समझना होगा कि प्रीमियम की रकम उनकी उम्र, सम इंश्योर्ड और कवरेज ड्यूरेशन पर निर्भर करती है। और यहाँ पर बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि जब कोई प्रीमियम भरता है तो उसका प्रीमियम अलग-अलग हिस्सों में बंट जाता है ना? हाँ बिल्कुल। एक हिस्सा मोर्टालिटी चार्ज के लिए, एक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, और जो सबसे बड़ा हिस्सा बचता है वो सेविंग्स या इन्वेस्टमेंट पूल में जाता है। तो इसी इन्वेस्टमेंट पूल से वो बोनस वाला हिस्सा जनरेट होता है। एकदम सही। LIC समय समय पर बोनस डिक्लेयर करती है, और ये बोनस कोई हवा में से नहीं आता। तो ये कैसे तय होता है? ये कंपनी की परफॉर्मेंस और उनके फाइनेंशियल सरप्लस पर निर्भर करता है। होल लाइफ एंडोमेंट प्लान्स पार्टिसिपेटिंग नेचर के होते हैं, मतलब पॉलिसी होल्डर कंपनी के प्रॉफिट में हिस्सा ले रहा है। मैं समझ रही हूँ। कंपनी इस फंड का बहुत बड़ा हिस्सा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और हाई रेटेड कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में लगाती है। फिर साल के अंत में जो नेट मुनाफा बचता है, उसका एक बड़ा हिस्सा पॉलिसी होल्डर्स के बीच बांट दिया जाता है। और ये बोनस पॉलिसी की एक्यूमुलेटेड वैल्यू में जुड़ता जाता है, जिससे ओवरऑल रिटर्न बढ़ता है। बिल्कुल। और सबसे अच्छी बात यह है कि एक बार जो बोनस जुड़ गया वो गारंटीड हो जाता है। वो मार्केट के उतार चढ़ाव के साथ कम नहीं होता। ये तो बहुत ही स्टेबल ग्रोथ हुई। लेकिन मान लीजिए जिंदगी तो अनप्रिडिक्टेबल है, अचानक पैसों की जरूरत पड़ जाए, कोई फाइनेंशियल इमरजेंसी आ जाए तो क्या होगा? क्या ये सारे पैसे ब्लॉक हो जाते हैं? नहीं, बिल्कुल ब्लॉक नहीं होते। इसके लिए पॉलिसी में बहुत अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है। पहला ऑप्शन है लोन फैसिलिटी। लोन फैसिलिटी, ये कैसे काम करता है? ये पॉलिसी की सरेंडर वैल्यू के आधार पर मिलता है। मुश्किल वक्त में यह पॉलिसी होल्डर को तुरंत लिक्विडिटी प्रदान करता है। और पॉलिसी भी चलती रहती है? हाँ बिल्कुल, आपकी पॉलिसी एक्टिव रहती है और आगे के बोनस भी जुड़ते रहते हैं। बस LIC की टर्म्स और कंडीशंस के हिसाब से उस लोन का इंटरेस्ट चुकाना होता है। ये तो बहुत ही प्रैक्टिकल है। लेकिन अगर कोई पॉलिसी को मैच्योरिटी से पहले ही पूरी तरह बंद करना चाहे तो क्या होगा? उसे हम सरेंडर करना कहते हैं। और सच कहूं तो ये एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल नुकसान हो सकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि सरेंडर वैल्यू हमेशा जमा किए गए टोटल प्रीमियम और अक्रूड बोनस का सिर्फ एक तय प्रतिशत होती है। उसमें से कंपनी अपने चार्जेस काट लेती हाँ, है। शुरुआती सालों में तो ये नुकसान बहुत ज्यादा होता है। मतलब अर्ली सरेंडर करना वेल्थ डिस्ट्रक्शन है, इसीलिए लोन लेना एक ज्यादा स्मार्ट मूव है। एकदम। ये दोनों ऑप्शंस, खासकर लोन, इस प्लान को रियल वर्ल्ड सिनेरियोज के लिए बहुत फ्लेक्सिबल बनाते हैं। तो चलिए इन सारी तकनीकी बातों को एक असल जिंदगी के उदाहरण से समझते हैं। हमारे सोर्सेज में एक मिस्टर शर्मा की कहानी दी गई है। हाँ, वो केस स्टडीज पूरे कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से क्लियर करती है। बिल्कुल। तो मान लेते हैं कि मिस्टर शर्मा मुंबई के रहने वाले हैं। उनकी उम्र 35 साल है। वो अपनी फैमिली की फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए 10 लाख रुपए के सम एश्योर्ड और 25 साल के प्रीमियम पेमेंट टर्म के साथ ये प्लान लेते हैं। ठीक है। वो लगातार प्रीमियम भर रहे हैं और LIC के बोनसों से उनकी पॉलिसी की वैल्यू हर साल बढ़ रही है। अब यहाँ 2 सिनारियो बनाते हैं। पहला है ट्रेजेडी का सिनारियो। मान लीजिए कि 55 साल की उम्र में मिस्टर शर्मा का निधन हो जाता है, तो क्या होगा? इस स्थिति में उनकी पत्नी मिसेस शर्मा, जो कि नॉमिनी हैं, उन्हें तुरंत डेथ बेनिफिट मिल जाएगा। मतलब वो 10 लाख रुपए का सम एश्योर्ड और साथ में पिछले 20 सालों में जितने भी बोनस इकट्ठे हुए थे, वो सब मिलाकर एक मुश्त रकम मिल जाएगी। ये परिवार के लिए एक बहुत बड़ा सहारा होता है। वाकई। अब दूसरे सिनारियो की तरफ बढ़ते हैं, जो सर्वाइवल का है। मान लीजिए मिस्टर शर्मा 25 साल का टर्म पूरा कर लेते हैं
और 60 साल की उम्र तक पहुंचते हैं। ये तो और भी अच्छी बात है। अब उनका प्रीमियम देना बंद हो गया है। इस पॉइंट पर उन्हें खुद मैच्योरिटी बेनिफिट मिलेगा, जिसमें बेस सम अश्योर्ड और सारे अक्रूड बोनस शामिल होंगे। बिल्कुल। और ये जो बड़ी लमसम रकम मिलेगी वो उनकी रिटायरमेंट या किसी दूसरे बड़े फाइनेंशियल गोल के बहुत काम आएगी। ये उदाहरण सच में बिल्कुल क्लियर कर देता है कि ये प्लान आखिर काम कैसे करता है। हाँ, और ये भी कि क्यों इसे होल लाइफ और एंडाउमेंट का सबसे बेहतरीन कॉम्बिनेशन माना जाता है। ये रिस्क मैनेजमेंट और वेल्थ क्रिएशन दोनों को एक साथ साधता है। बिल्कुल। तो इस पूरी गहरी चर्चा की सबसे खास बातों को जल्दी से समराइज कर लेते हैं। हमने देखा लाइफ टाइम कवरेज का फायदा, मैच्योरिटी बेनिफिट का डबल रोल, बोनसों के जरिए वेल्थ क्रिएशन और मुश्किल वक्त में लोन या सरेंडर से मिलने वाली फ्लेक्सिबिलिटी। एकदम सटीक समरी है। लेकिन इस पूरी चर्चा को खत्म करने से पहले मैं एक बहुत ही प्रोवोकेटिव और जरूरी विचार सबके सामने रखना चाहूंगा। जी बिल्कुल, बताइए। चूंकि LIC द्वारा दिए जाने वाले बोनस कंपनी के फाइनेंशियल सरप्लस पर निर्भर करते हैं, तो ये सोचना काफी दिलचस्प होगा कि आने वाले 25 या 30 सालों में देश की बदलती हुई इकोनॉमी और महंगाई की दर इन डिक्लेयर किए गए बोनसों की असली परचेजिंग पावर, मतलब खरीदने की क्षमता, हाँ, उस क्षमता पर क्या असर डालेगी। अगर लॉन्ग टर्म महंगाई दर बढ़ती है तो क्या ये फिक्स्ड रिटर्न वाले बॉन्ड्स महंगाई को सच में पीछे छोड़ पाएंगे? ये वाकई सोचने पर मजबूर करने वाला सवाल है। बिल्कुल। किसी भी लंबे इन्वेस्टमेंट से पहले इस इन्फ्लेशन डायनामिक को समझना बहुत जरूरी है। एकदम सही बात है। और इसी गहरे विचार के साथ हमारी आज की ये डीप डाइव यहीं समाप्त होती है। हमें उम्मीद है कि इस फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की टेक्निकल डिटेल्स अब सबके सामने बिल्कुल साफ हो गई होंगी। आगे भी ऐसे ही डीपली रिसर्च किए गए टॉपिक्स लेकर हम आते रहेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और नई चीजें सीखते रहें।